अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे दखीलकारी के बारे में। जी हाँ, दखीलकारी के बारे में काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा था कि दखीलकार जो टेनेंट जो मुजारा होता है वो क्या होता है और उसके क्या दखीलकार के लिए मोड्स क्या हैं अगर वो दखीलकारी के तहत ज़मीन हासिल करना चाह रहे हैं। पहले मैं इस अमर की वजाहत करता चलूँ कि दखीलकार से मुराद मालिक नहीं होता और ना ही वो मुजारा होता है। मुजारा आप इन अ सेंस कह सकते हैं, लेकिन उसको कोई उस प्रॉपर्टी के एवज़ सिवाय सरकारी जो टैक्सेस वगैरह हैं, वो मालिया है या रेवेन्यू जितना भी वो है, उसके अलावा किसी किस्म का कोई लगान या कोई हिस्सा बटाई किसी किस्म का वो नहीं देना पड़ता। और वो एक तरह से आप उसको मालिक ही कंसिडर कर सकते हैं, सिवाय हकूक़ मलकियत के बाकी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो उसके पास मुकम्मल इख्तियारात होते हैं। अब इसको डील करता है सेक्शन 5 टेनेंसी एक्ट का, और वो ये आपके सामने है। आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको जो उर्दू में है वो भी सामने रखा है। तो हम बात कर लेते हैं पहली सूरत क्या हो सकती है दखीलकारी का राइट हासिल करने के लिए। तो मौरूसियत जो हेरिडिटरी टेनेंट है, अगर वो मौरूसी तौर पे वो चला आ रहा है, मतलब ये है कि जिस दिन ये कानून का इजरा हुआ उस दिन से पहले वो दो नरीना पुश्तों से अगर वो उस पर उनका कब्ज़ा चला आ रहा है। अब वो कब्ज़ा डेफिनेटली दादा होगा, उसका वालिद होगा और वो ख़ुद होगा, या दादा का भाई इवन वो है। तो जितने भी वो चेन आती है ब्लड रिलेटिव्स की, उसमें से अगर उनका कब्ज़ा चला आ रहा है तो वो इसके तहत वो टेनेंट जो है वो क्लेम कर सकता है अपना हक के दखीलकारी। अब इसमें इशू ये है कि हक दखीलकारी तो इस पर क्लेम कर लेगा, लेकिन उसमें उसको 20 साल या उससे ज़ायद अरसे के लिए अपना कब्ज़ा शो करना होगा। अगर तो वो 20 अरसे से पहले इस पे काबिज़ है और किसी को कोई वो किसी किस्म का लगान वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा, तो वो दखीलकारी का राइट क्लेम कर सकता है। मैं अब बताता चलूँ कि दखीलकारी का राइट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पे तो बिल्कुल नहीं होता अब, क्योंकि ऐसा कोई सीन नहीं होता कि कोई बग़ैर किसी के वो उधर बिठा दे। तो सरकारी ज़मीनों पे लोग दखीलकारी के राइट जो है वो क्लेम करते हैं। तो पहली सूरत ये होगी। न चलते हैं नेक्स्ट जो इसमें है वो है कि अगर वो मालिक था किसी ज़मीन का और वो बतौर मालिक उस पर काबिज़ था, लेकिन वो किसी भी वजह से वो अब उसका मालिक नहीं रहा उस ज़मीन का, उसके हकूक़ मलकियत ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उसका कब्ज़ा जो है वो मुस्तकिल और मुतवातर चला आ रहा है और वो उस पर काश्त कर रहा है। और उसके लिए भी शर्त वही होगी कि वो उसका कब्ज़ा जो है वो गुज़श्ता 20 साल से उस पर मौजूद होना चाहिए। तो उस सूरत में भी वो क्लेम कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ बतौर मुज़ारा ही उधर बैठा हो। अगर वो मालिक भी है लेकिन उसकी ज़मीन अपनी थी, लेकिन अब उसकी अपनी नहीं रही, हकूक़ मलकियत ख़त्म हो गए हैं, तो उस सूरत में भी वो उस पे चलता रहा। लेकिन इस पे ये साबित करना पड़ेगा कि जी वो इसका मालिक था पहले और उसके अब हकूक़ मलकियत ख़त्म हो गए हैं, और वो हकूक़ मलकियत ख़त्म होने की वजह ये ना हो कि हुकूमत ने उसको उसकी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ली, और ना ही ये हो कि उसने ख़ुद अपने हकूक़ मलकियत जो है वो तर्क कर दिए हों या छोड़ दिए हों। किसी और ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है, कुछ हो सकता है। अब ये नहीं है कि एक बंदे ने ज़मीन बेच दी है तो वो, क्योंकि उसने तो खुद छोड़े हैं, वो उसमें नहीं आएगा। और तीसरा इसमें आ जाएगा कि वो मुतवातर उसमें बिला तात्तुल उसका कब्ज़ा उस पर जारी है। अगर तो उसके कब्ज़े में तात्तुल आ गया तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकेगा। अब वो कब्ज़ा ज़रूरी नहीं है वो ख़ुद हो, उसने आगे फर्दर किसी को बिठाया हुआ है तो कब्ज़ा उसी का ही कंसिडर होगा, या उसकी जगह पे कोई और भी उसको काश कर रहा है जिसको उसने ख़ुद वहाँ पे बिठाया हुआ है, मुज़ाहिरीन रखे हुए हैं, या उसके बाद उसका बेटा है या कुछ है, तो वो उसका ही कब्ज़ा कंसिडर होगा। वो भी क्लेम कर सकते हैं दखीलकारी का हक। तीसरी सूरत ये है कि कोई भी शख्स, जैसे अब एक गांव आबाद हुआ है, तो वो जिसने वो गांव आबाद किया है वो उसके साथ ही उधर आ गया था और उसने वो प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके उस पे काश्त जो है वो शुरू कर दी थी। अब ये 21 अक्टूबर 1886 इसमें एक डेट आपको नज़र आ रही होगी। ये डेट बेसिकली वो है जिसको ये कानून मंजूर हुआ था। अब वो इस कानून के मंजूर होने की डेट के से अगर वो उस जगह पे काबिज़ है, और वो काबिज़ इस तरह हुआ था कि वो गांव एक नया आबाद हो गया या कोई नई प्रॉपर्टी आबाद हुई,
और वो पहला शख्स था जिसने वहाँ पे जाके उसको आबाद कर दिया, तो वो भी इसका पूरा पूरा जो है वो हक रखेगा। मैं इसको ज़रा थोड़ी सी मिसाल दे के इस तरह वाज़ह कर देता हूँ कि एक चक आबाद हुआ। अब जब चक आबाद किया, मैं मिसाल के तौर पे कोई पर्सन है ABC वट एवर यू मे कॉल इट, तो उस शख्स के साथ वो गया और उसने वो वहाँ जाके ज़मीन आबाद कर दी। वो ज़मीन उसकी नहीं थी, ज़मीन सरकार की थी, और वो उसने आबाद कर दी। और 21 अक्टूबर 1868 को वो उस पर काबिज़ हो, जिस तारीख को ये कानून हुआ है। अब तो ज़ाहिर है बहुत अरसा, 100 साल गुजर गए हैं। अगर उस वक्त किसी की ज़मीन थी तो वो बाद में तो शायद उनको मालकाना हकूक़ भी दे दिए हों। कुछ ऐसी भी सूरतें नज़र आई हैं जब गवर्नमेंट उनको मालकाना हकूक़ भी दे देती है कि इतने अरसे से चला रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ना उनसे लगान ले सकती है और ना उनको उधर से निकाला जा सकता है चंद स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अलावा। तो इसलिए गवर्नमेंट समटाइम्स उनको एक नोटिफिकेशन करके महकमा माल और सरकार की मंजूरी से उनको ज़मीनें अलाट भी कर दी जाती हैं। तो ये तीसरी शर्त है। ज़ाहिर है ये अब बहुत ही कम होगी, कोई ऐसा नहीं होगा जो 1868 21 अक्टूबर से अब तक हो। चौथी सूरत इसमें आ गई, जो लास्ट सूरत है वो है कि वो अगर वो जागीरदार हो उस एरिए का। अब जागीरदार से मुराद ये नहीं है कि जो ओनर है लैंड का, जागीरदार एक स्पेसिफिक टर्म है जो रेवेन्यू में यूज़ होती है। अब ये वो भी नहीं है जो नौकर या सर्वेंट होता है किसी भी माल में, ये इसको भी नहीं कहते। तो ये भी अब टर्म मतरूक हो चुकी है। ऐसा सीन कम ही देखने में आता है। हमारे पास जो थी वो पहली शर्त पे ही ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन अगर वो जागीरदार भी है तो वो उस हिस्से पे काबिज़ है और 20 साल से उसका अगर कब्ज़ा मुतवातर चला आ रहा है और वो उसको काश्त बर्दाश्त करता चला आ रहा है, तो वो भी दखीलकारी का राइट क्लेम कर सकता है। मैं पहले वाले पे ज़रा वापस आता हूँ। हमारे पास मोस्टली ये सीन होता है कि मौरूसी लिहाज से अगर हेरिडिटरी क्लेम आ रहा है उनका किसी भी उस पे, और वो उनका कब्ज़ा है और वो प्रॉपर्टी पे काश्त बर्दाश्त कर रहे हैं, इसमें कुछ सूरतें बड़ी ज़रूरी हैं। कोई अगर हक़ के दखीलकारी कर रहा है तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो इसको मुसलसल काश्त करता चला आ रहा है, हुकूमत के जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे उनको पे कर रहा है, इसके अलावा कोई लगान नहीं दे रहा। अगर कोई लगान दे रहा है तो फिर वो राइट क्लेम नहीं करेगा, वो फिर तो उस आ जाएगा ना, दखीलकारी क्लेम नहीं कर सकता। फिर तो वो टेनेंट किसी ने बिठाया हुआ है, मालिक कोई और होगा। तो इस हवाले से ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। हमारे पास जो 99% केसेस हैं वो इसी के तहत होते हैं। लोग जो हैं वो ज़मीन काश्त करते चले आ रहे हैं, अरसा दराज से अपनी कई कई पुश्तों से करते चले आ रहे हैं, और मालकाना हकूक़ उनके पास नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही कंसिडर होते हैं जैसे वो मालिक हैं, क्योंकि उस ज़मीन के ऊपर उनका कब्ज़ा भी है, वो उसको काश्त बर्दाश्त भी कर रहे हैं, वो उसका कोई किराया भी नहीं दे रहे। अब जहाँ तक वो बाकी सरकारी टैक्सेस और लगान है तो वो तो जो ओनर है उसको भी देना होता है। तो ये ऐसे ही समझ लें कि ज़मीन उसकी है, जब तक वो काश्त करते रहेंगे उनसे कोई ले नहीं सकता। और मुख्तलिफ़ स्कीमें मैं पहले बता चुका हूँ आती रहती हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है वो ज़मीनें अलाट भी कर देती है। तो ये एक दोस्त तो मेरे काफ़ी नाराज़ हो गए थे इस वीडियो में कि जी आपको इसका पता ही नहीं है, तो आप ये नहीं कर रहे, इस पर वीडियो बना नहीं रहे। तो मैंने कहा जी चले मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ ताकि इसका वो सब दोस्तों का जिनका कंसर्न था उनको हक़ दखीलकारी का पता चल जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपने गिरदो नवा में सब लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।